अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस पे आपने दर्जनों वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज तक आपको सही से समझ नहीं आया कि इन्वेस्टिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। ये रेशो अच्छा है, इसकी वजह से बाय कर लेना चाहिए, ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इनकम्प्लीट नॉलेज है। आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते वक्त, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। लास्ट वीडियो के विनर की अनाउंसमेंट भी करेंगे और आज भी आपको मौका मिलेगा टू विन ₹5000 कैश प्राइज। वॉरेन बफेट सेज अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो अकाउंट्स पढ़ना ऐसे ही है जैसे कंपनी के ओनर्स आके आपसे हर 3 महीने बाद आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। सो जैसे कि आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, कोई फ़ोन परचेज़ करते हैं, तो उसकी पूरी रिसर्च करते हैं, उसके सारे फीचर्स देखते हैं। इसी तरह अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही तरीके से पढ़ना समझ जाएं तो आप फ़ौरन देख सकते हैं कि ये बिज़नेस कितना सॉलिड है। माइंडसेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि जब आप किसी कंपनी का शेयर ख़रीदते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक होती है। जब आप पीएसएक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक होती है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारी लॉजिक ये है कि वी वांट टू बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। अब इस सेंटेंस में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान या टॉप क्वालिटी बिजनेसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ हमने पार्टनरशिप करनी है। हमने एवरेज बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने का फर्स्ट मकसद ये है कि हमने पता लगाना है कि इस बिज़नेस की कंपाउंडिंग मशीन कितनी अच्छी है। सेकंड एस्पेक्ट ये है कि हमने इक्वल पार्टनर बनना है, सिर्फ पार्टनर नहीं बनना, ताकि जो लॉन्ग टर्म में ओनर्स के रिटर्न्स हैं वही हमारे रिटर्न्स हों। सो फर्स्ट आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू आप कैसे टॉप क्वालिटी बिजनेसेस ढूंढ सकते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू आप कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या आप एक इक्वल पार्टनर हैं या फिर आपके साथ जो है फ्रॉड हो रहा है और जो मेन ओनर्स हैं उनके प्रॉफिट्स आपसे कहीं ज़्यादा हैं। एक बात तो आपको अभी तक समझ आई गई होगी कि फ्यूचर के टॉप बिजनेसेस को एनालाइज करने के लिए जो बेस्ट रेशो है वो है फ्यूचर आरओआईसी, फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। यानी कि इस बिज़नेस में अब अगर मैं 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ये मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट देगा या 30 रुपये का प्रॉफिट देगा। लॉन्ग टर्म में जो फ्यूचर आरओआईसी होता है वही शेयर प्राइस का इंक्रीज होता है पर ईयर। जैसे जैसे बिजनेस अपनी वैल्यू बढ़ाता है, शेयर प्राइस भी उसको फॉलो करती है। तो अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ लिया है जिसका फ्यूचर आरओआईसी 30% है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपकी वेल्थ तकरीबन 15 टाइम्स बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फ्यूचर आरओआईसी कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज़ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, और फिर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अर्न दोज प्रॉफिट्स। तो आइए आपको 3 to 4 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बताते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू फ्यूचर आरओआईसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए, सबसे पहले टू कैलकुलेट फ्यूचर आरओआईसी आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिज़नेस करता क्या है, इस बिज़नेस का मेन प्रोडक्ट क्या है, या फिर ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, और इसकी प्राइसिंग किस तरीके से होती है, और इसके जो मेन रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको रेवेन्यू सेक्शन की डिटेल्स में मिलेगी, और रॉ मटेरियल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं हर बिज़नेस के लिए वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स के सेक्शंस की डिटेल्स में मिलेंगी। तो आइए आपको सीमेंट सेक्टर के एग्जांपल से बताते हैं कि अगर आप इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिटेल में पढ़ें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इस बिज़नेस में कॉस्ट ऑफ कोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिजली की कॉस्ट, ये 2 मेन रॉ मटेरियल्स हैं। ये डिटेल्स पढ़ के आपके माइंड में एक पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी अबाउट द बिजनेस, एंड नाउ यू आर ऑन योर वे टू अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप फॉलो करेंगे ओवर सम टाइम तो आपको समझ आने लग जाएगा कि इस बिज़नेस के जो मेन इनफ्लोज हैं और जो आउटफ्लोज हैं, क्या वो डॉलर लिंक्ड हैं या गवर्नमेंट उनकी प्राइस डिसाइड करती है, या फिर इंटरनेशनल जो प्राइस चल रही होती है उसके हिसाब से इनकी प्राइस डिटरमिन होती है। असल में जब बिजनेस ओनर्स हर 3 महीने बाद आपके साथ अपनी डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर करते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि आप उनकी डिटेल्स को पढ़ें और इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स तक समझें। इससे पहले कि हम ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट बिजनेसेस पे अप्लाई करें, आपके माइंड में एक बात तो ज़रूर आ रही होगी कि कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे मैं सिर्फ नंबर्स जो है वो पढूं और मुझे पता लग जाए कि ये बिज़नेस कितना अच्छा है। आइए वॉरेन बफे से जान लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है
क्योंकि इन्होंने तो अपने करियर में 1 लाख से भी ज़्यादा बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी। Pay a lot of attention to what we regard as the reality of of the balance sheets and economic conditions and cash situation, all of that of a business. And sometimes we think accounting reflects reality, and sometimes we don't. It's a good starting point for us always. We start with the figures of the companies we look at, but we've got our own model in mind as to what they will look like. तो जैसे कि आपने देखा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये बिजनेस करता क्या है, नंबर्स हैव ज़ीरो वैल्यू। इवन वॉरेन बफे जो हैं वो सिर्फ नंबर्स की बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाते। आइए अब आपको बताते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा गौर से देखनी है। और इसका सीक्रेट ये है कि आपने असल में समझना है कि इस बिज़नेस की मेन प्रॉब्लम क्या है। जब आपने उस जड़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहाँ मिलेगी। अगर आप पावर सेक्टर या फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कोई मसला नहीं है, असल मसला है सर्कुलर डेट यानी कि कैश फ्लोस। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है और उसी टाइम में ट्रेड डेट्स कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम में जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है क्या वो सारा सर्कुलर डेट में चला गया है या वो एक्चुअल में कंपनी को रिसीव हुआ है। जब आप ऑटो सेक्टर रिसर्च कर रहे हैं तो जैसे हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ऑटो सेक्टर में तो कैश फ्लो प्रॉब्लम है ही नहीं, हर चीज़ एडवांस में बिकती है, पैसे पहले आ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो गाड़ी है वो नंबर 1 प्रोडक्ट होना चाहिए और उसकी सेल जो है वो अपवर्ड ट्रेंड पे होनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? रेवेन्यू सेक्शन से। इसके अलावा हर गाड़ी पे या हर ट्रैक्टर पे, हर बाइक पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी आप चेक कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ कार्स या फिर ट्रैक्टर्स। इसके अलावा आप नेट मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में भी आपको पता है कि प्लांट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते और मेन चीज़ होती है मेडिसिन की प्राइसेस और उनके रॉ मटेरियल की प्राइसेस। सो मेडिसिन की प्राइसेस आप रेवेन्यू सेक्शन से भी देख सकते हैं या फिर आप खुद भी मार्केट से पता कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन की प्राइस जो है कितनी बढ़ गई है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं उनकी प्राइस अपवर्ड ट्रेंड पे है या डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। एक इंडस्ट्री में ज़रूरी नहीं है सारी कंपनीज़ का मेन प्रॉब्लम सेम हो। जैसे कि फार्मा सेक्टर में जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनका कैश साइकिल जो है वो ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू मल्टीनेशनल्स। सो अगर आप एक लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों के अलावा आप उनके ट्रेड डेट्स और उनका जो स्टॉक इन ट्रेड है उसको भी देखते रहें कि जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये दो चीज़ें भी बढ़ रही हैं या नहीं। अगर आप रिफाइनरीज रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप असल चीज़ देख रहे हैं वो है पेट्रोल और डीजल की प्राइस वर्सेस क्रूड ऑयल की प्राइस, जिसको कहते हैं रिफाइनरी मार्जिन्स। और ये आपको रेवेन्यू सेक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल सेक्शन से पता लग जाएगा। ये माइंडसेट लेके चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि कुछ डायनामिक्स जो आउटसाइड चल रही होती हैं उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे 3 महीने बाद 6 महीने बाद नज़र आता है। तो जो ये नंबर्स होते हैं दे आर अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। इन नंबर्स से नेक्स्ट नंबर्स डिटरमिन नहीं होते। सो जब आप ये प्रिंसिपल लेके चलेंगे कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स और आपको 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आ जाएंगी तो नेक्स्ट 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप खुद ही बना लेंगे। अब आ जाते हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये कैसे चेक करना है कि क्या हम इक्वल पार्टनर्स हैं इन द बिजनेस या फिर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। अगर तो बिज़नेस बहुत अच्छा है लेकिन आप उस बिज़नेस में इक्वल पार्टनर नहीं हैं तो फिर वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी। सो जब आप इस सेक्शन में इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज कर रहे होंगे और आपको इस कंपनी का बिजनेस भी पता होगा तो आपने सोचना है कि अकाउंट्स में किस किस जगह पे मैनिपुलेशन की गुंजाइश है। आइए लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं। अगर आपने ये दो एलिमेंट्स रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स को समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपका 75% ऑफ द काम हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है तो कभी कभी वो अकाउंट्स में दूसरी जगहों पे रिफ्लेक्ट भी नहीं होती। रेवेन्यू सेक्शन में आपने एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ द बुक सेल्स या फिर अंडर इन्वॉइसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप इसका इम्पैक्ट ऐसे समझें कि अगर किसी कंपनी ने 10% अंडर इन्वॉइसिंग की या फिर 10% ऑफ द बुक सेल्स कर ली तो हो सकता है कि जो प्रॉफिट वो शो कर रहे हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट से 50% कम हो। नंबर से अगर एक्सप्लेन करें इसको तो लेट से एक कंपनी ने 100 रुपये का रेवेन्यू शो किया है और बाद में उसका प्रॉफिट जो है
वो 10 रुपये आया है, लेकिन एक्चुअल में उसका रेवेन्यू था 110 रुपये, उसका प्रॉफिट होना चाहिए था 20 रुपये। सो अगर इधर कोई मेन छोटी सी भी चेंज आएगा तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं जो आपसे शेयर होंगे फ्यूचर में, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है और आप इक्वल पार्टनर्स नहीं रहेंगे। अब इसमें आपने नेचर ऑफ द बिजनेस समझ के ये सोचना है कि इसमें अंडर इन्वॉइसिंग या फिर ऑफ द बुक सेल्स की क्या पॉसिबिलिटी है। लोग कहते हैं कि छोटी कंपनी है तो ऑफ द बुक सेल्स कर रही होगी और बड़ी कंपनी है तो ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी कंपनीज, जैसे कि लोग कहते हैं शुगर सेक्टर में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का रेवेन्यू होता है, बट वहाँ पे ऑफ द बुक सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसी तरीके से अगर कोई बहुत छोटी सी कंपनियाँ हैं बट वो रिनाउंड FMCGs वगैरह को सप्लाई कर रही है, तो फिर वो लोग ये चीज़ टॉलरेट नहीं करते और वो जितनी भी बाइंग करते हैं सब फुल वैल्यू पे शो करते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि असल में सेल $105 की हो रही होती है बट बुक्स पे $100 दिखाया जाता है। स्पेशली अब क्योंकि टैक्स लग गया है इनकम पे, सो इन चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने मेन चीज़ ये देखनी है कि आपने उसकी सप्लाई चेन स्टडी करनी है कि ये अपनी सेल्स जो है किस बायर को कर रहे हैं और उनकी क्या प्रोफाइल है, क्या वो ऑफ द बुक सेल्स या अंडर इन्वॉइसिंग टॉलरेट करेंगे। और सेकंड एलिमेंट आपने ये देखना है कि इस बिज़नेस की रेपुटेशन क्या है मार्केट में। इन दो चीज़ों से आप काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस में ऑफ द बुक सेल्स या फिर अंडर इन्वॉइसिंग के क्या चांसेस हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले बताया है कि अगर थोड़ी सी भी अंडर इन्वॉइसिंग हो रही होगी तो जो इक्वल पार्टनर्स वाला स्टेटस है वो तबाह हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स और एडमिन एक्सपेंसेस पे। यहाँ पे ओवर इन्वॉइसिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई कंपनी बाहर से रॉ मटेरियल मंगा रही है तो उसने अपने प्रॉफिट कम शो करने के लिए और थोड़े से डॉलर बाहर रखने के लिए हो सकता है $100 की चीज़ पेपर्स पे $105 की शो कर दे। अगेन इसका भी इम्पैक्ट प्रॉफिट पे उसी तरीके से बहुत ज़्यादा आएगा और आपका इक्वल पार्टनर का स्टेटस जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। अगर आपको पता है कि इस कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है और वो रॉ मटेरियल जो है वो इंटरनेशनल उसका कोई इंडेक्स अवेलेबल है जैसे कि ऑयल या फिर कोल या फिर कॉटन, तो आप क्वार्टरली बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि इन्होंने जो प्राइस पे मंगाई चीज़ वो इंटरनेशनल इंडेक्स के मुकाबले में कितनी डिविएशन थी। और आप ओवर द क्वार्टर्स भी चेक कर सकते हैं कि ये डिविएशन कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, क्योंकि कंपनी ऐसे नहीं करती कि हर क्वार्टर में 2% ओवर इन्वॉइसिंग कर ली। वो किसी एक क्वार्टर में ही एक साथ ही जितने अमाउंट होती है उसकी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। सो इस सेक्शन में आप बिजनेस की रेपुटेशन और जो इंडेक्स वाली चीज़ मैंने आपको बताई है ऑफ कमोडिटीज़, उससे चेक कर सकते हैं कि ओवर इन्वॉइसिंग के क्या चांसेस हैं। इसके अलावा एडमिन सेक्शन में और इवन कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले सेक्शंस में आप सैलरीज एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप इन्हीं बिजनेसेस के जो कंपेटिटर्स हैं सिमिलर इंडस्ट्री में उनके रेशियोज चेक कर सकते हैं कि उनकी एडमिन एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू किस परसेंटेज पे है और इस बिजनेस की किस परसेंटेज पे है। और अगर आपको लगे कि इनकी बहुत हाई है तो आप इनकी AGM में या फिर कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में ये सवाल भी उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये आपको बात समझ आती है कि नहीं। इसके अलावा कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के ये हैं कि जैसे आप अपना रेवेन्यू प्री बुक कर लेते हैं। आपने जल्दी में कुछ सेल जो है वो दिखा दी, लेट से आपने अपने किसी दोस्त के घर जो है अपना प्रोडक्ट भिजवा दिया और ये शो कर दिया कि ये सेल हो गई है और फिर नेक्स्ट क्वार्टर में उसको रिटर्न करवा लिया। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अजीब सी बात है, बट इवन US जैसे मुल्कों में ऐसे फ्रॉड्स अकाउंटिंग के हो चुके हैं। इसके अलावा ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लेट से किसी कंपनी ने $100 मिलियन का कैपेक्स करना था बट उन्होंने बुक्स पे $150 मिलियन शो कर दिया और $50 मिलियन जो है वो ओनर्स ने अपने पास रख लिए अब्रॉड। इससे आपका ROIC भी कम हो जाता है और जो प्रॉफिट्स हैं वो ओनर्स ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है मेंटेनेंस कैपेक्स। स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें आपको अपना प्लांट एंड मशीनरी मेंटेन करने के लिए कुछ रेगुलर कैपेक्स करना होता है। तो बहुत ज़्यादा कंपनीज अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए ये भी कर सकती हैं कि जो रेगुलर रिपेयर्स हैं उनको कैपिटलाइज कर दें, उससे उनके एक्सपेंस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 2 वॉच डॉग्स होते हैं जिनका रोल भी आपको समझना चाहिए। एक है ऑडिटर और एक है बैंक्स। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ऑडिटर की पावर भी लिमिटेड होती है। अगर किसी कंपनी का ऑडिटर Tier 2 ऑडिटर है तो अगर आप उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे किसी भी चीज़ के, या वो एक्सेसिव सैलरीज हों या फिर ओवर इन्वॉइसिंग हो, कुछ भी हो, तो उसको वो मोस्ट प्रॉब्ली अप्रूव करना पड़ता है। दूसरा वॉच डॉग होता है प्राइवेट बैंक्स। तो अगर आप कोई भी कंपनी देखें जिसमें जो लोन्स हैं वो ज़्यादातर जो है पब्लिक बैंक्स से आ रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि जब प्राइवेट बैंक्स इनको लोन देने में कंफर्टेबल नहीं हैं
तो हो सकता है इनके अकाउंट्स इतने अच्छे ना हों। सो अगेन इस बार भी आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ द बिजनेस कि ये कंपनी करती क्या है, ताकि जब आपके माइंड में वो होगा आप खुद ही सोचते रहेंगे कि कहाँ कहाँ जो है मेजॉरिटी ओनर्स जो है वो मेरे साथ धोखा कर सकते हैं, और आप फ़ौरन अलर्ट हो जाएंगे और उन स्पेसिफिक चीज़ों को जो है चेक करते रहेंगे हर अकाउंट्स में। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टू मेक श्योर वी आर बिकमिंग इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ पार्टनर्स नहीं, इक्वल पार्टनर्स। अगर आप भी ये सब और इन्वेस्टिंग रिलेटेड मजीद चीज़ें डिटेल में समझना चाहते हैं तो ज्वाइन आर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जिसकी रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर और हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की इनरोलमेंट्स आर नाउ ओपन। आफ्टर द फर्स्ट बैच ऑफ ऑलमोस्ट 200 पीपल, इस बार हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 में और भी ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स ऐड किए हैं ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हम आपको 8 से 10 सेक्टर की कंपनीज को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद आवर फेमस 10 स्टेप प्रोसेस, ताकि आप उन सारे बिजनेसेस को उतनी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लें जैसे कि उनके ओनर्स करते हैं। उसके बाद हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि 5 से 6 कंपनीज को अगर आपने फ्यूचर में खुद रिसर्च करना हो तो उसके क्या स्टेप्स हैं, और फिर उसके बाद आपको मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाएंगे। साथ ही साथ हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम आप सबको सिखाएं कि पॉलिटिक्स और जो पाकिस्तान के बूम एंड बस्ट साइकिल्स हैं उसको इन्वेस्टिंग में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। वैसे तो हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट फिर भी हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 में एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू एडेड फीचर ऐड किया है। हमारे डेडिकेटेड एनालिस्ट फॉर ईच सेक्टर जो है आपसे 2 से 3 हफ्ते के बाद फॉलो अप करेंगे इन स्मॉलर ग्रुप्स, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए या आपको किसी भी कंपनी को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन और ज़्यादा मिले और आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो और अच्छे तरीके से एड्रेस हो जाए। हमारे सारे सेशंस, वो रिकॉर्डेड लेक्चर हो या Q&As, हमेशा आपके लिए उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी कोई रेफरेंस लेना चाहें तो आपके लिए वो इजीली अवेलेबल हों। इसके अलावा फॉर कंटिन्यूस सपोर्ट हर 6 महीने बाद हम एक अपने एलमनाइज के साथ कॉल करते हैं, जिसमें हम जो डेवलपमेंट्स हुई होती हैं उस टाइम में उससे भी उनको अपडेट करते हैं। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की फुल डिटेल्स, कंटेंट, टाइमिंग्स, लेक्चर टाइमिंग्स, कोर्स कब स्टार्ट होगा, ये सब डिटेल्स जो है हमने अपनी वेबसाइट पे आपसे शेयर कर दी हैं, बोथ इन टेक्स्ट एंड इन वीडियो फॉर्म एज वेल। इसमें हर तरह का सवाल जो आपने हमसे पूछा है रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो भी इंक्लूडेड है, ताकि आप जो है एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। वी ऑल्सो हैव अ 3 मंथ इंस्टॉलमेंट प्लान, ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो सिर्फ ₹60,000 से स्टार्ट कर सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0। And now it's time to reveal the winner of our last video question. लास्ट वीडियो के विनर हैं यासीन, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने हर एस्पेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया और साथ साथ नंबर्स के साथ उनको क्वांटिफाई भी किया कि ये कंपनी फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने वाली है। और आज का क्वेश्चन ये है कि आपने हमें कमेंट्स में बताना है विद डिटेल्स कि आपके ख्याल में ऐसी कोई एग्जांपल जिसमें आपको लगता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स वी हैव एक्सप्लेन टुडे। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5,000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिस इज़ अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।